अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और खुशबाश होंगे। मेरा बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास काइनेमेटिक्स है। उसका एक्सरसाइज के पोर्शन हमारे पास है डी, डैट इज़ कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मेरे बेटा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं जो नोट करवा दूँ यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के कम्प्रीहेंसिव है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है उसे जस्टली शॉर्टली जो है एक्सप्लेन किया है। तो आपने जो है ये नहीं देखना कि यहाँ पर हमें जो नोट्स प्रोवाइड किए सर की तरफ से वो काफ़ी शॉर्ट है। आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट को लेना है और इसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। तो आज का लेक्चर उसको स्टार्टअप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है जी, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। हम वेक्टर को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। तो देखो, वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक लाइन ड्रा करते हैं, है ना, और उसको एक एरो के साथ हम लोग एक साइड पे एरो लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दिस वन, जो हमारे पास ये लेंथ जो है, ये इसके मैग्नीट्यूड को, क्वांटिटी को, कि वो क्वांटिटी कितनी है जो वेक्टर हम लोग ले रहे हैं वो क्या है। और ये जो हेड है मेरे पास, ये हमें रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को कि ये किस सिमत के अंदर है। ठीक हो गया। तो देखो आंसर है जी, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली यूजिंग एन एरो। हम लोग एरो के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से। अब लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, यानी साइज ऑफ अ वेक्टर, हम लोग उसके साइज़ को उसकी लंबाई से देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वो उसकी डायरेक्शन, जो वेक्टर की डायरेक्शन है, जो सिमत है, उसको रिप्रेजेंट ज़ाहिर करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड राइट कैन बी शो एज एन एरो पॉइंटिंग राइट डायरेक्शन विद लेंथ प्रोपोर्शनल टू द 10 यूनिट्स। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि ये यूनिट इतना जो था एक था, तो इस तरह के 10 यूनिट मिलाएंगे, यानी इसके 10 शीशे करेंगे, 10 शीशे मिलाएंगे, तो जितनी लेंथ बनेगी, जितनी लंबाई बनेगी, उतनी उसकी लंबाई होगी। अगर वो राइट साइड पे करा तो उसका जो ये हेड जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर वो लेफ़्ट डायरेक्शन के अंदर कर रहा है, लेफ़्ट के अंदर, तो उसकी लंबा जो हमारे पास एरो हेड है वो लेफ़्ट की तरफ होगा। अगर वो टॉप की तरफ कह रहा है तो इस तरह से होगा, अगर बॉटम की तरफ है तो इस तरह से होगा। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो पहला क्वेश्चन था उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने करना क्या है, इस चीज़ को लिखना है, आपने ऐसा एक वेक्टर ड्रा करना है क्वेश्चन के अंदर, और आपने इस चीज़ को प्रॉपर्ली लिख देना है, तो आपको क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले हमने बात करनी है रेस्ट एंड मोशन की, कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, कोई भी बॉडी है लाइक दिस वन, ये बॉक्स पड़ा है, तो जब इसका सराउंडिंग लाइट, लेट्स सपोज ये एक सराउंडिंग है, एक सराउंडिंग इसका ये भी है, मतलब माहौल, ठीक है। जब ये बॉडी इस सराउंडिंग के अंदर हो और इस सराउंडिंग के लिहाज से ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अपनी सिमत को चेंज ना करे, तो ये मेरे पास क्या होगी, बॉडी इस इन्वायरमेंट के लिहाज से रेस्ट पर होगी। ठीक है, सही बात की। और अगर ये बॉडी इस इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी पोजीशन को, अपनी सिमत को चेंज करती है, तब्दील करती है, तो वो क्या होगी, मोशन के अंदर। इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखो, एक पर्सन है जो कि बस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। अब एक पर्सन है बाहर खड़ा हुआ है। अब इस इन्वायरमेंट के लिहाज से क्या ये पर्सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो जहाँ पर बैठा है वहीं पे बैठा हुआ है, उसकी बस के अंदर के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो बस के लिहाज से क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ने इस इन्वायरमेंट, लाइक दिस इन्वायरमेंट की लेते, तो इसका इन्वायरमेंट ये वाला दूसरा ये इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये पर्सन उसके ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस लिहाज से ये पर्सन, जैसे ये बस मूव कर रही है, तो ये पर्सन भी अपनी पोजीशन कर रहा है इस सराउंडिंग के लिहाज से। तो मतलब ये एक, यहाँ पर ये क्या मोशन में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो रेस्ट पे है। तो ये देखना ज़रूरी है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कौन सा है। ठीक हो गया। अब देखो रेस्ट डेफिनेशन क्या है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। अब मोशन कब होता है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे अपने सराउंडिंग के लिहाज से,
तो मेरे पास क्या होगा उसकी मोशन के अंदर। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास है जी स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, लाइक दिस एक दो पॉइंट हैं, इनके दरमियान कोई बॉडी ने मूव किया है, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है जिस टाइम के अंदर, इसकी रेशियो मेरे पास क्या होगी जी, स्पीड। यानी कोई भी जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो जो वो पाथ कवर करती है, लेंथ कवर करती है वो एक्स, जितने टाइम के अंदर वो टी, तो वो क्या होगा मेरे पास स्पीड। ठीक हो गया। अब वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है कि जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होगा, तो मेरे पास क्या होगी जी वेलोसिटी। इन सादा अल्फाज बात करूँ तो वेलोसिटी मेरे पास होगी कि वो जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है वो किसी खास डायरेक्शन के अंदर लें हम लोग और उसे टाइम पे डिवाइड करें, वो मेरे पास क्या बन जाएगी वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो स्पीड की वेलोसिटी हमारे पास डेफिनेशन क्या है जी, आ स्केलर क्वांटिटी डेट मेजर्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। लाइक बात करूँ इन दो पॉइंट के दरमियान लें तो ये डिस्टेंस कवर किया है, ये कितने टाइम के अंदर किया है, उस रेशियो बताएगी कि ये कितना फास्ट हुआ है। इट ओनली टेल अस हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन अ गिवन टाइम, कि जो गिवन टाइम था उसके अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन, हम लोग उसकी सिमत को देखे बगैर, तो मेरे पास क्या होगी उसकी स्पीड। अब इसी तरह से वेक्टर है, हमारे पास वेक्टर कौन सी है, मेरे पास वेलोसिटी, कि ए वेक्टर क्वांटिटी दैट मेजर्स हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम लोग उसकी खास डायरेक्शन लेते हैं ना, फिर हम देखें कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगी उसकी वेलोसिटी। इट टेल अस बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन, ये हमें स्पीड भी बताता है और उसकी सिमत को भी बताता है। तो मतलब ये कि जब हम सिर्फ और सिर्फ उसकी मकदार को देखेंगे वो कितना फास्ट है, कोई बॉडी जो है वो किस टाइम के अंदर कवर कर रही है कोई डिस्टेंस, वो क्या होगी स्पीड। जब हम उसकी सिमत को साथ लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगी वो उसकी वेलोसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी क्लियर आउट हो चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है जी डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन बतानी है एंड आल्सो एक्सप्लेन एग्जाम्पल, और एक्सप्लेन हम करने उसकी एग्जाम्पल। पहले हमारे पास कौन सी मोशन की टाइप है, लीनियर, हम लोगों ने बुक के अंदर पढ़ी है, फिर सर्कुलर, पीरियोडिक, रोटेशनली एंड ऑसिलेशनरी। ठीक है, रोटेशनल और ऑसिलेटरी, ये हमारे पास उसकी टाइप्स हैं। तो पहले लीनियर है, लीनियर क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो मेरे पास क्या होता है जी लीनियर मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है मेरे पास इसकी एग्जांपल है जी कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, आपके पास स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर जो कार मूव कर रही है वो क्या है जी लीनियर मोशन की एग्जांपल। अब इसी तरह से सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है जी सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव करना। जैसे एग्जांपल है जी प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन, जब हमारे पास जो प्लैनेट है वो सन के गिर्द हमारे पास ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, तो वो जो मोशन क्या होती है सर्कुलर मोशन। इसी तरह से है पीरियोडिक मोशन, तो मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, वो क्या होगी पीरियोडिक मोशन होगी। लाइक दिस वन, ये भी पीरियोडिक मोशन है, लाइक इस पॉइंट से अगर शुरू हुई है तो इसी पॉइंट पर ये मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन ये सर्कुलर भी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो मेरे पास एक पेंडुलम हमने देखा हुआ क्लॉक के अंदर, तो देखो अगर ये इस पॉइंट से शुरू करता है इन दो पॉइंट के दरमियान, यानी यहाँ पर ये मूव कर जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या होगी पीरियोडिक मोशन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब रोटेशनल मोशन क्या है जी मोशन अराउंड एन एक्सिस, जब एक्सिस के लाइक हमारे पास जो है वो हम लोग जो है वो खेलते थे स्पिनर जैसे हम हमारे पास है, तो मेरे पास क्या होगा उसके एक्सिस के गिर्द है, तो वो क्या होगा जी रोटेशनल मोशन। जैसे मेरे पास है जी अर्थ स्पिनिंग इन एक्सिस, वो अपने एक्सिस के गिर्द भी जो है वो चक्कर लगाती है। जैसे लट्टू हमारे पास होता है जिसे हम टॉर का नाम देते हैं, जिसको हम लोग बचपन में जो है वो घुमाते थे तो वो ऐसे ऐसे मूव करता था। ठीक है, तो वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है, तो वो क्या होगा रोटेशनल मोशन। इसी तरह से ऑसिलेटरी मोशन का होता है मोशन इन्वॉल्विंग इन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, या हमारे पास वो बॉडी जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करे, वो क्या होती है मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन। जैसे स्प्रिंग है वाइब्रेटिंग, जैसे मेरे पास स्प्रिंग जो है वाइब्रेट कर रहा है, तो मेरे पास क्या होगा जी ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल। अब इसको जो है थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। तो अगर आप लोग बुक में जाओ तो बुक के अंदर हमने इस टॉपिक को जो था बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्ली ये सारा एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ से आप कोई भी टाइप लेके उनकी एग्जांपल को यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जनरली जो है इस चीज़ का भी जो कंसेप्ट था वो बेहतर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डैट इज़ वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो मेरा बेटा, डिस्टेंस हमारे पास होता है कि दो पॉइंट थे, ठीक है, इनके दरमियान जो बॉडी ने जो पाथ, जिस पाथ से बॉडी ने मूव किया है, जिस पाथ को फॉलो करते हुए, उसकी जो लेंथ है वो उसका क्या होगा? डिस्टेंस है। बट जब हम उसी दो पॉइंट के दरमियान एक वेक्टर ड्रा करेंगे जो स्ट्रेट लाइन हो, वो सिम्मत को रिप्रेजेंट करे साथ में, वो हमारे पास कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बराबर कब होंगे? जब हमारे पास जो पाथ कवर किया था बॉडी ने वो भी स्ट्रेट लाइन हो, तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होगा। बनिस्बत इसके कि अगर बॉडी जो है उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी बराबर नहीं होगा। सादा अल्फाज में बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डैट मेजर्स द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जो उसने पाथ को फॉलो करते हुए मूव किया, लाइक दिस वन पाथ था या दिस वन पाथ था, ये पाथ जो उसने फॉलो किया है उसकी जो लंबाई है वो हमारे पास क्या होगा? उसका डिस्टेंस। इट डज़ नॉट कंसीडर डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके अंदर हम लोग डायरेक्शन नहीं लेते हैं किस चीज़ की? मोशन की। इसी तरह हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जब वेक्टर है तो मतलब ये उसके साथ में डायरेक्शन भी होगी। That measures the change in position of an object from its starting point to the ending point। यहाँ पर बात की जा रही है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो उसकी डायरेक्शन होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर लेते हैं, जो लंबाई लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, वो जो वेक्टर होगा वो मेरे पास क्या होगा जी? उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इट कंसीडर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसके अंदर हम लोग उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी लेते हैं। ठीक हो गया। तो सादा अल्फाज में बात करूँ कि दो पॉइंट के दरमियान बॉडी ने जो मर्जी पाथ लिया उसको हम लोग नहीं लेते, लेकिन एक पाथ लें, एक वेक्टर लें जो उस दो पॉइंट के दरमियान उस डिस्टेंस जो कवर हुआ है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा ना, और उस डायरेक्शन के साथ जो वेक्टर बनेगा वो मेरे पास क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ बॉडी ने फॉलो किया होगा वो उसका क्या होगा? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? जब एक्चुअल पाथ और जो हमने वेक्टर वाला पाथ लिया है वो सेम होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, बनिस्बत वो बराबर नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 के व्हाट टू डू gradient of the distance time graph and the speed time graph represents। तो देखो दोनों ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करें? उनकी रेट ऑफ चेंज, यानी हम लोग अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो हमें बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ भी हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो हमारे पास स्पीड में क्या इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। इसको समझने के लिए हम लोग जो है वो आपके बुक की तरफ चलते हैं। आपकी बुक के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ डिस्कस किया था वहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस वन देखो। तो मेरे पास ये क्या है जी? ये स्पीड टाइम ग्राफ है जो बता रहा है कि वक्त के साथ साथ आपकी जो स्पीड है उसके अंदर क्यों चेंज हो रहा है। ये डिस्टेंस है,
ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम आपके डिस्टेंस के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ये हो गया। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये वाला भी आ गया। अब स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, लीनियरली मूव कर रही है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये देखो ये वाला ग्राफ हमारे पास दिशमान ग्राफ आ गया, या ये ग्राफ आ गया। तो ये हमें बता रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आपका लाइक सिस्टम था, लाइक मैं यहाँ पर ड्रा करूँ अगर ग्राफ को, फिर आपको ज़्यादा थोड़ी बेहतर समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास ग्राफ था, तो यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है। यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस 0 1 2 3 4। तो देखो मतलब यहाँ अगर मैं एक टाइम लूँ तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, तो मतलब हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा, मतलब ये कि हमारे पास टाइम का गुजरने के साथ साथ क्या बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये स्पीड में क्या इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है, वो जो ग्राफ होता है वो कहलाता है उसका ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो एंड स्पीड टाइम ग्राफ। खैर हम लोग इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को, ताकि आपको और ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो, द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो हम बताती है कि हमारी उसकी स्पीड क्या है, यानी हमने पढ़ा है कि स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे डिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो उसकी क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। तो मतलब ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है, उसमें जो चेंजिंग आ रही है उसमें हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, किसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, वो क्या होगा, उसकी स्पीड होगी। स्पीड ऑफ स्लोप इज इंडिकेटेड हायर स्पीड। हमारे पास जो स्पीडर स्लोप होगी वो हमें रिप्रेजेंट करेगी उसकी हायर स्पीड को, कि यहाँ पर उसकी मैक्सिमम स्पीड थी या यहाँ पर थी किसी खास टाइम के लिए। इसी तरह से हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें, ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, यानी स्पीड में चेंज आएगा, यानी किसी खास डायरेक्शन के साथ आएगा, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब ये है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है उसको वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा। स्पीड ऑफ स्लोप इंडिकेट्स द हायर एक्सेलरेशन। हमारे पास जो वहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा किस पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम जो हायर एक्सेलरेशन है कहाँ पर हमारे पास लोअर एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया। तो सादा
मैं बात करूं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास, या और ग्राफ हैं किसी भी दो क्वांटिटी के दरमियान, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके दरमियान जो रेशियो है उसकी मकदार में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो उस रिजल्ट में जो हमारे पास चीज़ बनती है, उस चीज़ को वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस ग्राफ में वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर वो एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है जी, प्रूव डैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कहता है हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमारे पास इक्वल टू है उसके डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, उस चीज़ को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास जो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या है कि स्मॉल टाइम था ड्यूरिंग विच एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड, के बॉडी में जो है वो ऑब्जेक्ट ने कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव किया है। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, डिस्टेंस बराबर कैसे होगा, स्पीड इंटू टाइम। यानी हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है उसने टी टाइम के लिए मूव किया है और उसकी स्पीड क्या थी, वी थी, तो डिस्टेंस बराबर किसके होगा, स्पीड इंटू टाइम। ये कहाँ से निकला, हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि स्पीड जो होती है वी बराबर होती है, किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अभी हमने पढ़ा रिसेंटली कि जो वी होगा मेरे पास, लाइक दिस वन, अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो जो वी होगा वी बराबर होगा डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस एक्स आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये जो एक्स है ये वाला, ये हमारा इस साइड पर रहेगा, दिस वन आ गया, और स्पीड और टू टाइम ये यहाँ पर चला गया, तो ये स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो गया, जो हमारे पास बन गया वी इंटू चेंज इन टी क्या आ गया मेरे पास, जो इंटरवल टाइम में चेंज है उस चीज़ को यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है होगा। अब दिस डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल रेक्टेंगुलर हमारे पास ऑन स्पीड टाइम ग्राफ with the width d and this one. The area of the time rectangular is equal to the distance covered by summing up all the areas of the all such rectangular over the entire time. We get a total area under the speed time graph which is equal to the total distance covered by an object. तो सादा
ऑफ बात को जो यहाँ बात की जा रही है कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ के ज़रिए हम लोग उसकी स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लाइक मेरे पास अगर वैल्यू स्पीड जो थी वो मेरे पास थी 5, ठीक है। अब 5 की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा कि उसकी 5 किलोमीटर मेरे पास थी मीटर पर सेकंड, उसकी वैल्यू पुट करूँगा जितने टाइम के अंदर हो रही है वो उस टाइम के साथ मल्टीप्लाई। लाइक उसने 5 सेकंड में की है तो 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका डिस्टेंस निकल आएगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। मिसाल के तौर पर अब 20 की स्पीड थी और टाइम लगा 10, ठीक है। 20 ज़रब 10 30, यानी जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना, उसका 30 मीटर था, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग जो हैं इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक आपकी स्पीड थी 50 की, ठीक है, और टाइम आपने जो 50 की स्पीड है, कितने टाइम के लिए आपने 50 की स्पीड है, आपकी आपकी स्पीड है आधे घंटे के लिए। तो 3 5 15 यानी 150 हमारे पास जो उसका डिस्टेंस था वो कितना कवर करेगा। वो अगर मीटर में ले रहा हूँ तो 150 मीटर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कितना उसने कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी क्लियर आउट हो चुका होगा। मैं लिखने की कोशिश कर रहा था बट ना यहाँ पर सिस्टम एरर की वजह से यहाँ पर पेन जो था वो डज नॉट वर्क कर रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी गई। मैं दोबारा कोशिश करके देखता हूँ। लाइक दिस वन, अगर स्पीड मेरे पास क्या है यहाँ पर 50 है तो मल्टीप्लाई बाय टाइम मेरे पास कितना 30 लगा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका डिस्टेंस होगा। इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन में मेरे पास 7 जो कि मुझे हमारे पास है जी, हाउ acquisition of motion can be applied to the body moving under acting of gravity। ग्रेविटी की एक्टिंग होने से किस तरह से वो चेंज हो रही है, यानी किस तरह वो अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जी द इक्वेशन ऑफ मोशन derived from the uniformly acceleration motion can be directly applied to the motion under the action of gravity near the earth's surface। This because the acceleration due to gravity is constant acting vertically downward। क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशहोता है, जिसकी वैल्यू क्या है 9.8 हमने पढ़ी है। ये हम लोग 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू उसकी लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन ऑफ मोशन वो क्या होती है, v बराबर होती है u प्लस 80। दूसरी
क्वेश्चन है एस इक्वल होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तीसरी हमारे पास है वी स्क्र होता है बराबर होता है यू का स्क्र, ये स्क्र आएगा ऊपर, ठीक है, ये भी स्क्र आएगा। दिस वन डी टी सिस्टम एरर प्लस 2as होता है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन होती है 2as बराबर होती है वी एफ का यानी वी स्क्र माइनस यू स्क्र, दिस वन होती है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कहता है फाइनलाइज वी एफ क्या है मेरे पास, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या एक्सेलरेशन हमारे पास है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। अगर जी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो मेरे पास ये बन जाएगी। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था और टाइम टी रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, अगर आपने ग्रेविटेशन की वैल्यू नहीं हो ना, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सेम मोशन लीनियर के लिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये ड्यू टू लीनियर मोशन के लिए, जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होगी यानी लीनियर मूव कर रही होगी, यानी ये सरफेस के ऊपर मूव करती है, ठीक है, लाइक वो मूव करिए सर। अगर आपकी बॉडी जो है ना वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बात करिए तो हम लोग ए की जगह सिर्फ जी की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लाइक दिस वन, यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा v बराबर आ जाएगा u प्लस जी टी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास जो है यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा s बराबर आ जाएगा जी u टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। अब इसी तरह यहाँ बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2as बराबर जी एस बराबर आ जाएगा v स्क्र माइनस यू स्क्र। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगी, ये आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वाली जो है मेरे पास आएगी जनरली जब हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे होंगे। और इस चीज़ को जो है आपकी बुक के ऊपर प्रॉपर्ली यहाँ पर लिबरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया, अगर आप यहाँ पर आकर चेकआउट करो दिस वन, ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा पोर्शन जिसको हमने स्टडी करना था आज। तो हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को जो था वो डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो मेरे बेटा आपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछना है, क्योंकि हमारा हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर हैं क्या हैं। इसके जो PDF नोट्स हैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।